गुरु जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं अंजू सरन आंटी को। आंटी, आप प्लीज आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी संगत जी। हमारा परिवार गुरु जी से 27 साल पहले मिला था, लगभग 26-27 साल पहले। हमें जरा भी अंदाजा नहीं था कि गुरु जी कौन है, वो साक्षात भगवान है। तब हमने नहीं माना था, क्योंकि जब आपके सामने कोई मनुष्य चोले में इस तरह बैठा हो तो मानना बड़ा मुश्किल होता है। 27 साल पहले हम सबसे पहले गुरु जी के आश्रम में जालंधर गए थे। तरुण भाई और सबीना भाभी मेरे हस्बैंड के चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, वो हमको वहां लेकर गए थे। वहां पर सत्संग हुआ, गुरु जी बैठे थे, शब्द चले, उसके बाद सब संगत जाने लगी। हम एक कोने में खड़े थे। गुरु जी ने एक कोने से आवाज लगाई, कौन है, कहाँ से आए हैं? तो मैं एक कोने में चुपचाप पीछे हो गई। तरुण भैया ने कहा कि गुरुजी ये मेरा दोस्त है और मेरे साथ आया है। गुरुजी ने कहा चंगा है, वधिया है। उसके बाद हम हमारे मतलब गुरुजी के पास फिर एम्पायर स्टेट जाते थे। वहां पर गुरुजी का रूप और इतना सुंदर, इतना अद्भुत होता था कि आप उनकी तरफ देख भी नहीं सकते थे। गुरुजी में इतनी पावर होती थी कि आप उनसे नजरें नहीं मिला सकते थे। अगर आप चोरी से भी कोशिश करते थे ना कि गुरुजी को हम निहार लें, हम गुरुजी को देख लें, तो ऐसा लगता था गुरुजी सिर्फ आपको ही देख रहे हैं और आप उन्हें जी भर के देख भी नहीं पाते थे। जब हम पहली बार उनसे मिले, हमें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो हमारी जिंदगी की सबसे ब्यूटीफुल स्टोरी लिखना शुरू कर रहे हैं। जो उस वक्त हमने सपनों में भी कभी नहीं सोचा था, वो सब पूरा गुरुजी ने किया। कहते हैं ना, एक बार में विश्वास नहीं होता, और हम उन्हीं लोगों में थे। गुरुजी कहते थे इफ एंड बट मत किया करो, पर हम इफ एंड बट मैं बहुत करती थी। इस बात का आज मुझे बहुत अफसोस भी होता है। एक बार गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को वद्दी के फंक्शन में इनवाइट किया और कार्ड दिया और कहा जरूर आना है, वाइफ और बच्चे घर छोड़ के आने। उसी दिन हमारी एनिवर्सरी थी, तो मैंने और मेरी बेटी ने उन्हें जाने नहीं दिया। जब गुरुजी वहां स्टेज पर थे, उन्होंने भरी संगत में तरुण भैया से पूछा कि वो क्यों नहीं आया। तो आज इस बात का बहुत दुख भी होता है, वो कौन थे, उन्होंने क्या हमें वहां बुलाया था और हमने भगवान की बात नहीं मानी। पर गुरुजी ने, हम प्यासा कुएं के पास जाते और यहाँ गुरुजी हमें बुलाते थे। गुरुजी तरुण भैया के साथ हमें मंदिर के सारे बड़े फंक्शनों पे बुलाते थे, हमें शादियों के कार्ड देते थे। जहां भी गुरुजी को कार्ड मिलते थे वो हमारे घर पे कार्ड भिजवाते थे। मेरा बेटा तब छोटा था, छोटे मंदिर में तब एम्पायर स्टेट में बच्चे ले जाना अलाउड नहीं होता था, तो हम ज्यादातर मंदिर नहीं जा पाते थे। पर वो हमें नहीं भूलते थे, वो हमेशा हमें बुलाते थे। कई साल बाद हम लोग बाहर डिनर कर रहे थे और तरुण भैया का, जो मेरे हस्बैंड के चाइल्डहुड फ्रेंड हैं, उनका फोन आया कि एम्पायर स्टेट आ जाओ, अभी गुरुजी बुला रहे हैं। हम क्योंकि बाहर खाना खा रहे थे, उन्होंने कहा मैंने ड्रिंक लिया और मैंने नॉनवेज खाया है, मैं अभी नहीं आऊंगा। तो उन्होंने कहा नहीं, गुरुजी ने कहा है आ जाओ, अभी आ जाओ। हम एम्पायर स्टेट में गेट पर ही पहुंचे थे, क्योंकि हम कभी उधर मंदिर में, हमने उससे पहले वो मंदिर देखा नहीं था कि कहाँ है, क्या लोकेशन है उसकी। तो तरुण भैया हमें बाहर ही खड़े मिले, तो उन्होंने कहा गुरुजी ने बोल दिया जाओ, वो आ गया है बाहर, लेकर आ जाओ उसे। उस दिन हम एम्पायर स्टेट के मंदिर में पहली बार गए थे। हमने वहां मत्था टेका, वहां पर मुश्किल से 8-9 लोग होंगे। गुरुजी ने गाजर का हलवा खिलाया और चाय प्रसाद दी। मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी डॉटर, जब वो शायद 7-8 साल की थी, मेरा बेटा 2-2.5 साल का था, हम चारों वहां पर गए थे। तो गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को देखकर पूछा, शर्टें बनाएगा तू मेरी? ही सेड हाँ गुरुजी मैं बनाऊंगा। उन्होंने एक पैकेट में कुछ कपड़े थे और उनको वो कपड़े दिए और कहा बढ़िया सी शर्टें बनाइयो सिरोस्की लगा के। गुरुजी somehow was very fond of सिरोस्की। Then he asked for my daughter कि ये कौन से स्कूल में पढ़ती है, स्कूल बताया, तब उन्होंने कहा बढ़िया स्कूल है।
इतने में जो मेरा बेटा छोटा था 2 साल का, उसने कहा, गुरुजी मैं मॉर्निंग स्टार स्कूल में पढ़ता हूँ। गुरुजी ने उसकी तरफ देखा और कहा, चंगा मुंडा है। तब मेरे बेटे को बहुत सिवियर ब्रोंकाइटल और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स रहती थी, बहुत वीजिंग रहती थी और बहुत एंटीबायोटिक्स हमें उसको खिलाने पड़ते थे। डॉक्टर्स ने कहा था इसको लाइफ लॉन्ग एस्थमा रहेगा। और तब नेबुलाइजर्स इंडिया में नहीं मिलते थे, वो बाहर से मंगाने पड़ते थे। हमें कहा गया था कि आप नेबुलाइजर भी मंगा लो, इसको कॉन्स्टेंटली आपको स्टेरॉइड्स देने पड़ेंगे। उस दिन का दिन था संगत जी, जो गुरुजी ने कहा चंगा मुंडा है, उसके बाद मैंने कभी अपने बेटे को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के लिए कोई भी दवाई नहीं दी। गुरुजी ने फिर मुझे देखा, वो बहुत जल्दी जल्दी बोलते थे और पंजाबी में बोलते थे, मुझे पंजाबी बिल्कुल नहीं समझ आती थी। उन्होंने मेरी तरफ बोल के पूछा कि ये क्या करती है, तो सबीना भाभी ने मेरे लिए जवाब दिया कि गुरुजी हाउसवाइफ है। उन्होंने फिर मुझे जैसे स्कैन किया और बोले कि इसको कुछ करना चाहिए। लिटिल डिड वी नो कि उन्होंने मेरे लिए कुछ चुन लिया था जो मुझे 15 साल बाद करना था। उस दिन वहां रोमा आंटी भी थी, जो मेरे हस्बैंड को साइड में लेकर गई और उन्होंने कहा कि आपको पता नहीं है कि गुरुजी से आपको शर्टों की सेवा देकर क्या दिया है। यहाँ पर लाइन लगा के लोग खड़े हैं जो ये सेवा करना चाहते हैं। 12-15 साल बाद मैं उन्हें कहीं मिली, मैंने उनसे पूछा, आंटी आप मुझे पहचानते हो? कहते हैं, आप वो ही आंटी हो ना जिनके अंकल को गुरुजी ने शर्टों की सेवा दी थी? हाँ जी, मुझे याद है। गुरुजी ने मुझे स्पेशली कोने में बुलाकर कहा था कि मैं आपके हस्बैंड को ये बात बोल कर आऊं। फिर गुरुजी ने कुछ दिन बाद फिर प्रवीण को बुलाया और शर्ट्स के कुछ कपड़े दिए। और हर बार जब भी वो शर्ट्स के कपड़े देते थे तो यही बोलते थे, वधिया बनाइयो, सिरोस्की लगा के बनाइयो। और देने के 10 मिनट में ही पूछ लेते थे, अच्छा अब तू इन्हें बना के कब लाएगा? बच्चों के जैसे पूछते थे, अब तू इन्हें बना के कब लाएगा? उन्हें शर्ट्स का और डिजाइनर शर्ट्स का शौक था, या वो हमारे भाग्य बदल रहे थे, हमारी डेस्टिनी बदल रहे थे, हमारे प्लैनेट्स बदल रहे थे। उन्हें शर्टों की तो कोई जरूरत नहीं थी, वो हमें ब्लेसिंग्स दे रहे थे। एक बार मेरे हस्बैंड बाहर यूएस गए, तो वहां से जब आ रहे थे तब टोबलरोन चॉकलेट्स इंडिया में नहीं मिलती थी, तो उन्होंने एक चॉकलेट लिया और घर लाए, तो बोले इसे अलग रख देना, मैं गुरुजी को दूंगा। मैंने कहा, गुरुजी को? सोच भी कैसे सकते हो आप, गुरुजी को चॉकलेट दोगे? ऐसे नहीं हो सकता है। बट इसे मैं देना चाहता हूँ, मैं कोशिश करूंगा कि मैं दूं उन्हें। एक बार गुरुजी ने उन्हें बुलाया, जो ये डीएलएफ के मॉल्स हैं, वसंत कुंज में जहां पर मॉल्स हैं, तब पहले जंगल होता था, वहां बुलाया मेरे हस्बैंड को कि चाय प्रसाद के लिए आना है। तब वो वहां पर वो चॉकलेट भी लेकर गए, तो गुरुजी ने वो चॉकलेट ली, स्माइल किया और बोले, तू मेरे लिए लाया है इसे? 3 बार ही सेड कि तू मेरे लिए चॉकलेट लाया है, बच्चों के जैसे। पर फिर वो हमें ही ब्लेसिंग्स दे रहे थे उस चॉकलेट को एक्सेप्ट करके। उन्होंने वहां चाय प्रसाद पिलाया और मेरे हस्बैंड को बोला, जा ऐश कर, कल्याण किता। एक बार मेरे हस्बैंड ऑफिस में बैठे थे, वहां पर लंच टाइम था, एक अननोन नंबर से फोन आया कि आपको गुरुजी बुला रहे हैं, छोटे मंदिर आ जाओ। सर्दियों के दिन थे, मंदिर में केयरटेकर थे और कोई भी नहीं था। तो उन्होंने कहा कि मेरे को गुरुजी ने बुलाया है। तो गुरुजी ने अपने कमरे में बुलाया मेरे हस्बैंड को। जनवरी के दिन थे, बहुत ठंड थी और गुरुजी अपने कमरे में शॉर्ट्स और बनियान में अपने पलंग पर बैठे थे। कमरे की सारी खिड़कियां खुली हुई थी और फुल स्पीड पे फैन ऑन था। तो मेरे हस्बैंड वहां नीचे जाके जमीन पे बैठ गए। गुरुजी ने चाय प्रसाद पिलाई, हलवा खिलाया और आधा घंटे तक गुरुजी ने मेरे हस्बैंड से ना कुछ बोला ना कुछ पूछा, चुपचाप वहां उन्हें देखते रहे और मेरे हस्बैंड वहां सिर नीचे करे बैठे रहे। आधा घंटे के बाद गुरुजी ने कहा, चल अब तू जा, कल्याण कीता। कितनी अजीब सी बात है कि गुरुजी ने खुद बुलाया, ना कुछ कहा ना कुछ बोला। ये सब गुरुजी भाग्य बदलते हैं, हमारे कष्ट हर लेते हैं। मेरा बेटा उन दिनों बड़ा छोटा
हम मंदिर में क्योंकि रेगुलरली नहीं जा पाते थे, तो गुरुजी हमें हमेशा कहीं कहीं के इनवाइट्स भेज दिया करते थे ताकि हम वहां पर गुरुजी से मिल सके। कभी वेडिंग में, कभी शर्ट्स के चक्कर में। और कितनी बार ऐसा हुआ, मंदिर में हुक्म था गुरुजी का कि जो यहाँ से जाएगा एम्पायर स्टेट से लंगर खा के सीधा घर जाएगा, वो बीच में कहीं नहीं रुकेगा। पर इतनी स्ट्रेंज बात थी, गुरुजी महीने में 3-4 बार सवीना भाभी तरुण भैया को हमारे घर भेजते थे। हम बसंत कुंज रहते थे और गुरुजी कहते थे बीच में उसके घर होकर जाना। 2 बजे घंटी बजती थी हमारी, वो दोनों आते थे, हम आंखें मलते हुए दरवाजा खोलते थे कि गुरुजी ने कहा है तुम्हारे घर होकर जाना है। वो उन्हें खाली हाथ तो नहीं भेजते थे, वो हमारे लिए भरपूर ब्लेसिंग्स भेजते थे उनके साथ। 2 बजे वो लोग, उन लोगों को भी बहुत अजीब सा लगता था। एक दिन 1:30 बजे के करीब तरुण भैया आए और उन्होंने एक नैपकिन में एक बहुत छोटा सा चावल के कण जितना प्रसाद था, वो उन्होंने हमें दिया और कहा ये डिवाइन प्रसाद है, ये तुम्हारे लिए भिजवाया है। ऐसे कौन भगवान होते हैं जिससे आप याद ना करो, आप उनके बारे में ना सोचो, पर वो आपके यहाँ ब्लेसिंग्स भेजें। एवरी टाइम, on every occasion, he made sure that we were blessed. Guruji left his chola, but his blessings continued and life went on as he planned. गुरुजी चले गए थे तो हमने एम्पायर स्टेट भी जाना छोड़ दिया और बड़े मंदिर तो हम जाते ही नहीं थे। गुरुजी यूज्ड टू से हमेशा आते रहा करो, और अब टाइम आ गया था कि उन्हें अपने पास हर हफ्ते हमें बुलाना था। मेरी अचानक तबीयत बहुत खराब हो गई, मैं कुछ नहीं खा पाती थी, मेरा वजन बहुत गिर गया। मैंने दुनिया भर की टेस्टिंग कराई पर उसमें किसी में भी कुछ नहीं निकला। बेस्ट डॉक्टर्स को दिखाया, उन्होंने कहा इनको डिप्रेशन है शायद। मुझे एंटी डिप्रेसेंट्स भी देने की शुरू कर दी, पर किसी ने कुछ बताया नहीं कि ये है क्या, प्रॉब्लम क्या है। 25 दिन हो गए थे और मेरी बॉडी में बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं होती थी कि मैं खड़ी भी हो पाऊं। मैं बड़े मंदिर जाना चाहती थी पर जब भी जाने का समय आता था मुझे लगता था मैं चल ही नहीं पाऊंगी, इतना मैं वहां तक पहुंच ही नहीं पाऊंगी। पर एक दिन मेरी डॉटर ने तरुण भैया भाभी को फोन किया, आप मंदिर जाओगे तो मम्मी को लेकर जाना है आज। मैं बहुत एप्रीहेंसिव थी पर मैं गई। वहां गई तो चाय प्रसाद दिया गया, मैंने खुशी खुशी वो चाय प्रसाद ले लिया। लंगर के लिए मुझे जाने में बड़ा डर सा लग रहा था क्योंकि मैंने इतने दिनों से कुछ खाया ही नहीं था। मैं बहुत मुश्किल से आधा फ्रूट खाती थी। मैं लंगर के लिए गई और बिलीव मी संगत जी, उस दिन 25 दिन के बाद मैंने वहां पूरी 1 रोटी खा ली। मैं दूसरी भी खा सकती थी पर मुझे बहुत डर लगा कि मैं खा पाऊंगी कि नहीं, एक मन में वहम सा आ गया। From that day there was no looking back. मैं हर दिन ठीक और ठीक होती गई। मुझे 5 हफ्ते में मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गई, पर तब तक गुरुजी के मंदिर जाने की आदत पड़ गई थी हफ्ते में 1 बार। जो मैं नहीं जा रही थी वो अब जाने लगी थी। तभी गुरुजी पे मुझे पूरा विश्वास नहीं था कि अब गुरुजी नहीं है तो मैं कहाँ जाऊं, पर गुरुजी ने मुझे बताया कि तुझे यहाँ आना है। मैंने बचपन से कृष्ण भगवान की पूजा की है, बहुत मानती थी, बहुत पूजा करती थी। जब मैं गुरुजी को मानना शुरू करने से पहले गुरुजी मेरी ड्रीम में आए और एक बहुत बड़ा सा स्टेज था, वहां पर गुरुजी कृष्ण रूप में आए। उन्होंने मोर पंखी लगा रखी थी, उनके हाथ में बांसुरी थी, उन्होंने बसंत कलर की टर्बन पहन रखी थी और उन्होंने मुझसे कहा मैं ही हूं, तेरा भगवान मैं ही हूं। और मेरे से आवाज ना निकल रही है ड्रीम में कि गुरुजी आप ही कृष्ण भगवान हो, आप ही भगवान हो, आप ही वो जिनको मैं इतने दिनों से पूछ रही थी। उस दिन से अब गुरुजी के मंदिर जाना हमारा रिचुअल बन गया और गुरुजी की लीला कंटिन्यूड इन आवर लाइफ। गुरुजी हमेशा कहते थे कि परिवार का एक सदस्य भी अगर मेरे पास आएगा तो मैं सारे परिवार का कल्याण कर दूंगा।
मेरी एक्सटेंडेड फैमिली, मेरे मायके वाले गुरुजी में बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे, पर स्टिल दे वर ब्लेस्ड। मेरे बड़े ब्रदर की ओपन हार्ट सर्जरी थी और ही वॉज ओनली इन हिज अर्ली 50s। हम सब बहुत परेशान हो गए थे, बहुत डर गए थे। सर्जरी से एक रात पहले गुरुजी मेरी ड्रीम में आए। मैं बड़े मंदिर में एक सीढ़ी पे बैठी थी और गुरुजी मेरे पास आकर बोले कि क्यों दुखी है। तो मैं कुछ बोल नहीं पाई। उन्होंने मुझसे बहुत सारी रोटियां दी। मैंने बड़ी कंफ्यूज लुक से उन्हें देखा। मैंने कहा गुरुजी मैं इतनी सारी रोटियां नहीं खा सकती। कहते बाकी सब तेरे भाई के लिए, जहां मैंने उसे ब्लेस कर दिया। संगत जी, ओपन हार्ट सर्जरी के बाद मेरे भाई वापस आगरा चले गए 8 दिन में, अपने पैरों से चल के। फिर मेरा एक नेफ्यू 28 साल का, कोई नहीं मानते थे वो भी गुरुजी को। उनको वहां पर बताया गया कि उसके ब्रेन में एक क्लॉट ट्यूमर है, लंप जैसा है, जो एमआरआई में डॉक्टर्स का अंदाजा था कि वो मैलिग्नेंट भी हो सकता है। हम सब लोग बहुत ज्यादा घबरा गए। मैं आते ही गुरुजी के मंदिर लेकर गई और वहां मैंने गुरुजी से बहुत अरदास की कि गुरुजी बहुत छोटा है, इसको कुछ नहीं होना चाहिए। हम वहां एक बहुत बड़े डॉक्टर के पास गए, गंगाराम हॉस्पिटल में। उन्होंने बहुत सारे उनके टेस्ट किए और जब हम उन न्यूरोसर्जन के पास पहुंचे, मेरे दिल की धड़कन तो बहुत ज्यादा तेज थी। रिपोर्ट्स देखी उन्होंने और उन्होंने जोर के वो फाइल घुमा के मेज पे मारी और बोलते हैं ये इससे तुम डर रहे हो, ये तो कुछ भी नहीं है, लाओ ये तो अभी तुम्हारी खोपड़ी खोल के निकाल देता हूँ। ये तो जब बड़ा हो रहे होते हैं हम, तो ब्रेन में कई बार ऐसी छोटी छोटी गांठें हो जाती हैं, इनसे कोई डरने की जरूरत नहीं है। गुरुजी ने उस दिन डॉक्टर्स के हिसाब से एक मैलिग्नेंट ट्यूमर को एक सिंपल कैल्शियम डिपॉजिट बना दिया था। पर थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कि वो सब टाइम भी निकल गया और कुछ भी नहीं हुआ। अभी संगत जी एक और बहुत प्यारा सत्संग सुनाती हूँ। मेरा एक कजिन ब्रदर है जो दिल्ली से बाहर रहता है। मेरा उसका बचपन से बहुत प्यार था। एक बार वो दिल्ली आया तो उसने मुझे कहा कि तुम ग्रीन पार्क मुझसे मिलने आ जाओ। मैं वहां चली गई। उसका फैमिली टैक्सी से उतरी और एक ईएनटी डॉक्टर के यहाँ चली गई एंड ही आस्क्ड मी कि तुम बाहर ही रुको। मैं बाहर बैठी रही कि आएगा तब हम बातें करेंगे। थोड़ी देर में अंदर से कोई बंदा आया, बोले कि आपके भाई आपको अंदर बुला रहे हैं। मैं अंदर गई और वहां पर मुझे पता लगा कि उसकी बिटिया है 20 साल की, जिसकी 90% सुनने की पावर खत्म हो चुकी है और वो बहुत सालों से हेयरिंग एड्स यूज कर रही थी, डिफरेंट डिफरेंट तरह के। अब डॉक्टर्स ने उसको सर्जरी बताई थी जो 25-30 लाख रुपए की थी। जैसे हार्ट की बाईपास होती है वो वैसी वहां की बाईपास करते। उसके पास उतना पैसा नहीं था। सारी फैमिली बहुत ज्यादा अपसेट थी कि अब क्या होगा। मैंने उससे कहा कि घर चलो। बोले नहीं मेरा मूड बहुत खराब है, मैं घर नहीं जाऊंगा। मैंने कहा अच्छा मेरे को एवरग्रीन में कॉफी तो पिला सकते हो। उसने कहा अच्छा चलो। हम वहां पर बैठ गए और मैंने गुरुजी के बारे में बोलना शुरू किया। मुझे नहीं पता मैंने क्या बताया उनको कि मैं आधा घंटे तक बोलती रही और फिर जब मैं रुकी तो उसकी वाइफ और डॉटर की आंखों में आंसू थे और उन्हें कहा हमें बड़ा विश्वास हो रहा है, आप दीदी हमें यहाँ लेकर चलो। शाम को मैंने गुरुजी के मंदिर लेकर गई, चाय प्रसाद खाया, लंगर खाया। मैं कभी किसी को ऐसे इन जनरल बोलती नहीं हूँ ऐसे करो तुम ऐसे गुरुजी को मना सकते हो। पता नहीं उस दिन मेरे क्या मन में आई, मेरे पास एक पेंडेंट था। मैंने कहा तुम इस पेंडेंट को रोज रात में एक ग्लास में पानी में भिगो देना और रोज सुबह उसका पानी पी लेना। मैंने क्यों बोला मुझे नहीं पता। 20 दिन के बाद उसका फोन आया मेरे कजिन का और उसने कहा मेरे तेरे पैर धो कर पीऊं, क्या करूं मैं तेरे लिए, तू मुझे ये बता। मैंने कहा क्या हुआ। उसने कहा आज नहीं बताऊंगा, मैं 2-3 दिन बाद फोन करूंगा। उसने उसके बाद बहुत सारे और टेस्ट कराए अपनी डॉटर के। फिर उसने मुझे बताया
कि उसकी डॉटर की हेयरिंग पावर वापस आ गई थी, पूरी हेयरिंग पावर 100%. शी डिड नॉट नीडेड एनी हेयरिंग एड. एंड ही टोल्ड मी कि मेरा बहुत सालों से मन था कि मैं तिरुपति बालाजी जाऊं और हम जा नहीं पा रहे थे. और उस रात मैं तिरुपति बालाजी में था, दर्शन के लिए गया था, डॉटर यहीं थी. उसकी डॉटर ने रात में 2 बजे रोते हुए फोन किया कि पापा ड्रीम में मेरे गुरुजी आए थे. वो आधे बालाजी फॉर्म में थे और आधे गुरुजी. और वो मुझे बोले तुझे सुनाई नहीं देता ना, मैं तेनू ठीक करन वास्ते आया हूं. जब मेरे भाई ने सब नरेट किया तो वो डॉक्टर के चेम्बर के बाहर खड़ा था, उससे मिलकर आया था और 100% अपने आप को विश्वास दिलाकर आया था कि वो दोबारा सुन सकती है और वो भी बिना हेयरिंग एड के. जब वो वापस उन डॉक्टर के पास गया, ग्रीन पार्क वाले, कि डॉक्टर साहब अब मुझे क्या करना है, तो उन्होंने कहा जिसने ठीक किया है ना, अब उन्हीं से इलाज पूछ लो, तुम्हें मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है. वो बच्ची की शादी हो गई और अब वो बहुत खुश है. एम्पायर स्टेट में जब गुरुजी थे तो मेरे हस्बैंड की जॉब के लिए उन्होंने कहा कि ऐसे हमने पूछवाया था तरुण भैया से, हम तो नहीं बात करते थे, कि पूछो कि वो अपनी जॉब बदलें क्या. तब गुरुजी ने, ये 2002-2003 के लगभग की बात है, तो गुरुजी ने कहा ਇੱਥੇ सब कुछ सड़ा हुआ है पर इन्हें 10 ऐथे ही काम करना है, अपने कॉन्टैक्ट बढ़ाए और अपना काम शुरू करे. 3 चीजें उन्होंने बोली. ऐथे सब कुछ सड़ा हुआ है, यही काम करना है, अपने कॉन्टैक्ट्स बढ़ाए और अपना काम शुरू करे. जब गुरुजी ने बात बोली थी तब हमारी सैलरी इतनी भी नहीं थी कि हम बेसिक एक सिलाई की मशीन खरीद सकें. मतलब हमने तो मजाक में भी नहीं लिया इसे, हमने सोचा कोई बात नहीं, गुरुजी ने बोल दिया, हमने सुन लिया. भूल गए थे कि गुरुजी ने कहा, जो गुरुजी कहते हैं कि वो पत्थर की लकीर होती है. ये बात हमें 4-5 साल पहले समझ आई कि जो गुरुजी कहते हैं वह पक्का होकर ही रहता है. और उन्होंने लिख दिया था हमारी डेस्टिनी में. ये हमारी लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल चैप्टर है और गुरुजी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है. टुडे वी हैव आवर ओन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑन अ स्केल जो सपनों में भी हमने कभी सोचा नहीं था. गुरुजी ने इसकी फैक्ट्री की तैयारी शायद 2014 से ही करनी शुरू कर दी थी. मेरी डॉटर अपने लास्ट ईयर कॉलेज में थी और गुरुजी उसकी ड्रीम में आए और बोले कि अपनी माँ को कह दे आगे पढ़ाई नहीं करनी है. बड़ी अजीब सी बात है, नौकरी वालों के बच्चे अगर नहीं पढ़ेंगे तो वो क्या करेंगे. ये तो बहुत ही अजीब ड्रीम हो गई. क्या करेगी वो, फिर अपना करियर तो बनाना ही पड़ता है. हम बहुत कंफ्यूज हो गए. हमने सवीना भाभी को फोन किया, अब हम क्या करें. तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, अभी एग्जाम दो, अगर उन्होंने बोला है तो वो कुछ रास्ता भी निकालेंगे. और मुझे भी बड़ा अजीब सा लगा कि आजकल ग्रेजुएशन कौन करता है सिर्फ, बट गुरुजी ने तो सब कुछ उसके लिए भी सोच रखा था. वो अपना सेमेस्टर उसने खत्म किया और उसको अपनी ड्रीम जॉब मिल गई. वहां उसने 1 साल काम किया, वो वहां बहुत खुश थी. In the meantime, my husband joined another company as a whole-time director and a CEO. तो एक दिन उन्होंने घर आकर बोला कि मुझे कॉमन सेंस का बंदा चाहिए जो मेरा मेड टू मेजर बिजनेस देख सके. तो यास माई डॉटर, तू करेगी मेरे साथ, मैं पैसे ज्यादा नहीं दे सकता. तो उसने बड़ी खुश हो गई कि आई विल बी डूइंग वर्क इन न्यू लाइन एंड आई विल एंजॉय माई सेल्फ. तो उसने अपना फटाफट अगले दिन ही रेजिग्नेशन डाल दिया कि अब मैं वहां पर एमटीएम का बिजनेस देखूंगी. उसके बाद हमें नहीं पता था कि होल टाइम डायरेक्टर्स और उनका कोई रिलेटिव कंपनी में काम नहीं कर सकता है. हमें बात नहीं पता थी. यू विल नॉट बिलीव द प्रपोजल टू कीप माई डॉटर इन एमटीएम was passed by a board meeting by board directors. एक स्पेशल अमेंडमेंट पास हुआ टू अपॉइंट हर एज अ एमटीएम बिजनेस हेड, non MBA, no experience in that industry.
नॉन अकाउंट्स पर्सन, उसने सोशियोलॉजी ऑनर्स की थी, एंड हियर गुरुजी वाज प्रिपेयरिंग हर फॉर अ मच बिगर रोल। 3 साल हो गए वहां पर काम करते करते, शी गेन द नो हाउ, वहां पर काम करती रही, एक्सपीरियंस गेन करती रही। फिर एक दिन वो घर आई और उसने कहा कि एक हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन है, हम सबको मिलकर करना है, कि माय फादर विल नॉट वर्क फॉर एनीबडी नाउ। अब हमारे पास 2 रास्ते हैं, या तो जो हमारी सेविंग्स है उनकी बाकी लाइफ चलाएं, या फिर हम एक अपना बिजनेस खोलें। अब किसी भी नौकरी वाले के लिए बड़ा मुश्किल होता है एक एज पर आकर ये सोचना भी कि हम अपना बिजनेस खोलें। गुरुजी ने बहुत सारे चार्ट्स बनवाए, उससे वर्किंग कराई, अकाउंट्स करने शुरू किए कि हम इतना लोन लेंगे तो कैसे होगा। वो हमें कन्विंस करती रही कि नो मैटर व्हाट हमें खोलना चाहिए, ये हमारी जिंदगी आगे है। मेरी बेटी बहुत ही डरपोक किस्म की, बहुत इंट्रोवर्ट, वो कभी रिस्क नहीं ले सकती, पर यहाँ गुरुजी ने उसको तो नए अवतार में ही हमें दिखाया। गुरुजी के प्लान्स यहाँ काम कर रहे थे। इस फैक्ट्री को खोलने का मतलब था हमें सारी अपनी सेविंग्स खोलनी पड़ेंगी, सारी प्रॉपर्टीज मॉर्गेज करनी पड़ेंगी। मतलब कि हमने अपनी बैंक, पोस्ट ऑफिस की आरडीज तक तोड़वा दी थी। हम लोगों ने बहुत बार कोशिश करी कि ये प्लान काम नहीं करेगा, ये नहीं हो सकता, ये हमारी औकात से बहुत बहुत ज्यादा ऊंचा है, हम क्यों सोच रहे हैं इसके बारे में। जब भी हम वो किताबें बंद करके रखते, वो फिर खुल जाती। And finally, with Guruji's blessings, we opened our factory in 2018, 15 years after Guruji had said it. बड़ी अमेजिंग ये फैक्ट्री अपने आप में एक बहुत बड़ा सत्संग है। यहाँ हर दिन एक सत्संग होता है, हर दिन। हमें लोन 75% कोलैटरल पर मिला, जो कि इम्पॉसिबल है। कोई पब्लिक सेक्टर कोऑपरेटिव बैंक्स भी नहीं देते हैं 75% कोलैटरल पे बिना एक्सपीरियंस के फर्स्ट टाइम बिजनेस ओपन करने वालों को लोन, पर वो गुरुजी ने हमें दिलाया। ये गुरुजी ने जितनी हमारी 2 साल की सैलरी नहीं थी ना, उतनी सैलरी गुरुजी आज हम लोगों से औरों को दिलवाते हैं। गुरुजी इतनी औकात बढ़ा देंगे कभी नहीं सोचा था। मैं फैक्ट्री के सत्संग सुनाने शुरू करूंगी तो संगत जी बहुत देर लग जाएगी, पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट सत्संग फिर भी शेयर करना चाहूंगी। जब ये फैक्ट्री बन रही थी तो यहाँ एक 40 फीट की चिमनी इंस्टॉल होनी थी, जो कि बहुत भारी लोहे की चिमनी थी। जब वो इंस्टॉल हो रही थी तभी भी मुझे बहुत डर लग रहा था, आज क्या होगा, आज बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, क्रेन्स आएंगी, वो कैसे खड़ी होगी। बहुत सारे लोग वहां पर लगाए गए, वेल्डर्स तैयार थे कि ये क्रेन उठाएगी चिमनी और बेस पे रखेगी, और वहां 4 वेल्डर्स तार लेके खड़े हुए थे कि जैसे ये बेस पे रखी जाएगी हम इसको वेल्ड कर देंगे, और नीचे 30 आदमी उसको सपोर्ट करने के लिए बैठे थे। वो चिमनी उठी और वो हवा में स्नैप कर गया उसका रोप, और वो सीधी खड़ी करने के लिए सीधी ना खड़ी होके हवा में टेढ़ी हो गई। 30 लोग उसके नीचे थे और मेरे मुंह से कुछ नहीं निकला, मैं बस चिल्लाई गुरुजी गुरुजी, बस मैं यही चिल्लाई, और वो चिमनी गिरी नहीं, वो आकर धीरे से टिक गई, और जहां वो गलत जगह भी टिकी वेल्डर्स ने उसे वेल्ड कर दिया। नहीं तो उस दिन कितने लोगों की जान जाती पता नहीं। जो नीचे सपोर्ट कर रहे थे वो चिमनी इतनी भारी उनके ऊपर ही गिरती। पर गुरुजी जब हमने फैक्ट्री शुरू करी हमने लोन अप्लाई किया था। अब हम भी नौकरी वाले थे, हमें कुछ एक्सपीरियंस तो था नहीं कि हमें वर्किंग कैपिटल कितनी चाहिए, कि हमारे पास पहले कितना पैसा होना चाहिए, कैसे मशीन। हमने सारी कैलकुलेशन कर ली, हमने मशीन पे जीएसटी कैलकुलेट ही नहीं किया, हमें अंदाजा ही नहीं आया। जब हमने मशीनरी का एडवांस दे दिया बाहर कंट्रीज में, तब हमें पता लगा हमारा 42 लाख की उस पर जीएसटी लगेगी।
अब हम बहुत परेशान हो गए क्योंकि हमारे पास पैसा तो था नहीं। अब हम क्या करें? ऐसी हम इसी परेशानी में बैठे थे। मेरे हस्बैंड ने कहा ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ दिन के लिए स्क्रैप हो जाए। अगले दिन 10:30 बजे मेल आती है कि इंपोर्टेड मशीनरी पे से जीएसटी हटा दिया गया और हमने उस पे कोई जीएसटी नहीं दिया। गुरुजी हर अनबिलीवेबल चीज को मुमकिन कर सकते हैं। उन्होंने सारे के सारे सर्कुलर ही बदल दिए सरकार के और हम सारी मशीन्स मंगवा पाए। और 2 महीने के बाद वही ड्यूटी इंपोर्टेड मशीनरी पे वापस लिख गए। ये 2 महीने की जो विंडो खोली थी ना, वो गुरुजी ने हमारे लिए खोली थी सिर्फ, ताकि हम खोल सके, क्योंकि उन्हें पता था हम फंस गए हैं। अब हमने वहां एडवांस भी दे दिया है, अब हम वापस भी नहीं जा सकते हैं और हमारे पास कोई तरीका नहीं था जीएसटी के पैसे जुटाने का। हमारे सब फ्रेंड्स ने, रिलेटिव्स ने, सब ने कहा ये तुम्हारी जिंदगी का बहुत बड़ा रिस्क है, पर गुरुजी ने कहा था ना अपना कॉन्टैक्ट्स बढ़ा और अपना काम करना है। बस यही एक किरण थी। संगत जी, सत्संग तो खत्म नहीं होंगे, पर विद गुरुजी एवरी डे इज अ सत्संग। जब हम गुरुजी से जुड़ते हैं ना, तो कोई चीज लाइफ में कोइंसिडेंस नहीं होती है। वो आपका हमेशा हाथ पकड़ते हैं, आपके साथ रहते हैं। वो कहते थे ना कि जिंदगी का घोड़ा मेरे हाथ में दोगे तो सीधे ही हाँकूंगा, वही बात है। एक और सत्संग सुनाऊंगी। मेरा बेटा 5 साल का था। लड़कों को बहुत शौक होता है गाड़ियों का, तो वो हमेशा गाड़ियों के बारे में बात करता था। एक बार दोपहर में खेलते खेलते वो सो गया। जब उठ के आया तो कहते हैं मम्मा मुझे ड्रीम आया, मैं सुनाऊं? मैंने कहा हाँ जी सुनाओ। कहता है पापा बड़े मंदिर के बाहर हैं और गुरुजी के साथ ड्राइविंग सीट पे व्हाइट मर्सिडीज में बैठे हुए हैं और गुरुजी वो मर्सिडीज चलाना चाहते हैं व्हाइट, पर उनसे चली नहीं। तो उन्होंने पापा से पूछा तेरे को चलानी आती है प्रवीण? तो उन्होंने कहा हाँ मुझे आती है गुरुजी। तो बोले चल तू चला, और उन्होंने गाड़ी वो चाबी उछाल के उनको दे दी। ये बात फिर से 16-17 साल पुरानी है और गुरुजी ने हमें मर्सिडीज से बख्शा है। अभी रिसेंटली एक बहुत अलग इंसिडेंट हुआ। हमारे यहाँ ना थोड़ा सा सॉल्वेंट यूज किया जाता है गारमेंट से दाग हटाने के लिए। अब वो पता नहीं वो जिससे सॉल्वेंट डालते हैं उसमें स्पार्किंग हुई क्या हुई, उस सॉल्वेंट ने पूरी आग पकड़ ली। जो ऑपरेटर कर रहा था उसने डर के मारे वो सारी बोतल फैला दी और जहां वो नीचे फैली सब जगह आग लग गई, बहुत सारे गारमेंट जल गए। एक बार तो आग इतनी ऊंची थी ऐसे लग रहा था कि उसे हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। दहशत सी हो गई। हमने सारे वर्कर बाहर किए और वो 5 मिनट में सारी आग बुझ भी गई, 5 मिनट के अंदर। और 20 मिनट में सब वर्कर बैठकर फिर वहीं पर काम कर रहे थे। ये सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं। और गुरुजी के जहां पर हमने मंदिर बनाया उससे लेके सीढ़ी तक इतनी फ्रेग्रेंस गुरुजी की, वो ये बताने आए थे मैंने तुम्हें आज बताया बचाया, पता नहीं आज क्या हो जाता। लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, पर गुरुजी साथ हैं तो सब पार हो जाता है। टेस्टिंग टाइम्स आते रहेंगे, बट विद गुरुजीज ब्लेसिंग हम सब कुछ पार कर सकते हैं। जय गुरुजी।